ओम जय जगदीश हरे। पूजा के गीत भरे शब्दों में बाहर के दरवाजे की घंटी बज उठी। मोहन रसोई घर में अकेला खड़ा था। वह इस उधेड़बुन में था कि आज अभी तक घर में काम करने वाली नौकरानी आई न थी। छोटा भाई ऊपर की मंजिल पर बेडरूम में था। दोनों भाइयों के शयन कक्ष ऊपर की मंजिल में थे। मकान के नीचे सिर्फ रसोई और रसोई से जुड़ा खाने का कमरा और एक ड्राइंग रूम। यह छोटा सा मकान एक अच्छे रिहायशी इलाके में था। दुकान जाने का समय भी नजदीक आ चुका था। मोहन अभी रसोई में हाथ में एक अंडा लेकर खड़ा यही सोच रहा था कि लगता है आज तो काम वाली ने छुट्टी कर ली। आज तो वो काम पर आएगी नहीं। बाहर की घंटी बजी तो उसने राहत की सांस ली। जरूर सोनल ही होगी, घर का काम करने आई होगी। सोनल एक केरला की स्त्री थी। अकबरपुर जैसे शहर में अपने परिवार के साथ पेट की खातिर ही आई थी। मोहन और उसका छोटा भाई संजय दोनों की बीबियां गम्मी की छुट्टियों में मायके गई थी। दोनों एक साथ ही मायके रवाना हुई, वो भी पूरे 15 दिनों के लिए। चाहती तो एक एक करके भी जा सकती थी। वैसे भी दोनों को एक साथ मायके भेजने के लिए राजी करने पर दोनों भाइयों को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी और आखिर में मोहन को कामयाबी मिल ही गई। संजय के विवाह को 10 महीने ही हुए थे। अभी उनका कोई बच्चा न था। मोहन के विवाह को 6 साल हो चले थे और करीब 4.5 साल का एक लड़का था जो अब स्कूल जाता था। सोनल देखने में साधारण, रंग सावला, कद ठीक ठाक, पर महत्वपूर्ण यह था कि थी तो वो एक स्त्री थी, वो भी साउथ इंडियन। उनके घर में किसी केरल की नौकरानी रखने का पहला अवसर था। जब वो उनके घर 4 महीने पहले काम मांगने आई तो मोहन ने बीच में आकर बीबी को खूब समझाया और 200 रुपए महीने अधिक देकर उसे काम पर रखा। सोनल के जीवन की कहानी भी अजीब थी। पति सरकारी नौकरी में था, इसलिए वो नौकरी ऐसे करता था मानो सरकार का दामाद हो। दारू पीने का पक्का शौकीन मर्द था। दारू पीने का हक तो इसलिए बनता ही था। पत्नी को मारना यह उसकी कोई गलती न थी। वो तो शायद उसने अपने बड़े बूढ़ों से सुन रखा था कि औरत को पैर की चप्पल की तरह समझो। 2 लड़के थे, उनकी गलती इतनी ही थी कि वे मां को बचाने के चक्कर में बीच में आकर पीट जाते। वैसे तो वह बाप के नाम से भी डरते थे। बाप को दारू के साथ मटन खाने का भी बहुत शौक था। बस वो इतना ही कमीना था कि पहले अपने भोजन की थाली खुद भर लेता। अपना खाना संतुष्ट होकर खाने के बाद ही बचा हुआ खाने के लिए परिवार को देता। सरकारी नौकरी में होने के कारण अच्छी तनख्वाह लगभग 12,000 रुपए महीना थी। वो चाहता तो उसकी बीबी को काम करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हर महीने दारू पीकर बीमार होने की वजह से उसकी तनख्वाह का काफी हिस्सा कट जाता। बचा हुआ जो मिलता वो उसके इलाज और दारू के खर्च को कम पड़ता। सोनल को अपने घर का खर्च चलाने और दोनों बच्चों की शिक्षा के लिए दूसरे घरों के बर्तन मांजने, सफाई करने का काम करना पड़ता। मोहन खुशी खुशी बाहर के दरवाजे की तरफ दौड़ा और सामने सोनल को खड़े देखकर उसने चैन की सांस ली। दोनों रसोई में चले गए और सोनल ने पूछा, क्या खाएंगे साहब? क्या बनाऊं आपके लिए? मोहन तो बस सोनल को ही निहार रहा था। नाश्ते की भूख तो खत्म हो चुकी थी। पेट की ज्वाला शरीर की ज्वाला में परिवर्तित हो चुकी थी। मोहन ने कहा, एक अंडे का आमलेट बना दो। यह कहकर वो सोनल के थोड़ा करीब आ गया। सोनल बोली, साहब, मैं आमलेट से तो अंडा फ्राई ज्यादा अच्छा बनाती हूं। अच्छा अच्छा, जो तुम चाहो वो बना दो, मोहन बात निपटाते हुए बोला। नाश्ता खाने में अब उसकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। अंडा फ्राई होने लगा, साथ में मोहन भी। अंडा पकने के बाद सोनल उसे मेज पर रखने के लिए जाने लगी तो मोहन सोनल के हाथ से लेने के लिए सोनल की तरफ लपका। अंडा लेने के बहाने उसने जानबूझकर सोनल को छू लिया। सोनल भी कोई बच्ची न थी, वो भी 2 बच्चों की मां थी। मोहन के इरादे समझने में उसे देर न लगी। बस फिर क्या था, उसने मोहन की शराफत का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। अन्य औरतों की तरह सोनल का भी यह हक बनता था कि चाहे वो कुछ गलत करे न करे और पूर्ण पतिव्रता हो, पर वह ये जानना चाहती है कि सामने वाला पुरुष कितना शरीफ है और वो किस सीमा तक जा सकता है। इतने में मोहन का छोटा भाई संजय भी घंटी की आवाज सुनकर नीचे रसोई में आ गया। आप भी तो कुछ ले लो बाबू, ऐसा सोनल ने संजय से पूछा। जवाब में संजय बोला, हाँ हाँ, मैं भी लूंगा, मुझे भी दे दो।
यह बात उसने इस तरह हंसकर कही और मोहन की ओर देखकर आंख से इशारा किया। सोनल ने भी उसकी आंख के इशारे को देख लिया। रिश्ते में तो वो दोनों भाई थे, एक बड़ा और एक उससे काफी छोटा, लेकिन ऐसे वक्त में वो भाई कम और बनकर रह जाते थे, एक दूसरे के दोस्त या उससे भी ज्यादा। शराफत से दोनों कोसों दूर थे। दोनों मेज पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे, मगर उनका दिल नाश्ते में नहीं था और ध्यान बाजू में सोनल, जो बड़े हाल की सफाई कर रही थी, उसकी तरफ था। संजय नाश्ता जल्दी खत्म करके सोनल के पास पहुंचा और उसे हंसाने के प्रयत्न करने लगा। सोनल को भी साहब को थोड़ा खुश करना था, इसलिए सफाई करते वक्त उसका साड़ी का पल्लू नीचे खिसक गया। उसने थोड़ा कुछ दिखाकर बहुत कुछ छुपाने में सफलता हासिल कर ली। दोनों भाई अब आक्रामक मूड में थे। सोनल सफाई करने ऊपर की तरफ सीढ़ी चलने लगी। दोनों भाई उसके पीछे पीछे सीढ़ी चढ़ने लगे। सोनल अब घबरा चुकी थी। ऐसा मजाक कभी इस सीमा तक न पहुंचा था। सोनल घबराकर सीधा छत की ओर चल दी। उसने छत की सफाई पहले करने का निर्णय ले लिया था। संजय ने उसे समझाने की खूब कोशिश करी, लेकिन वो कुछ मानने को तैयार न थी। मोहन ने भी कभी अपनी हार न मानी थी। संजय कितने सालों से बड़े भाई का साथ देता था और अंत में सब ठीक हो जाता था। मोहन पीछे न हटा और उसने सोनल को अपनी हवस का शिकार बना लिया। दोस्तों, कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इतना सब हो जाने के बाद संजय भी पीछे कैसे रहता। उसने भी बहती नदी में हाथ धो लिया। सोनल इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने छत पर ही चीखना चिल्लाना शुरू किया। पड़ोस के मकानों में लोगों को शोर सुनाई देने लगा। दोनों भाइयों को बलात्कार के 10 वर्ष की सजा का डर सताने लगा। बात हाथ से निकल चुकी थी। ऐसी आवाज हमेशा के लिए खामोश होकर ही उन्हें बलात्कार के आरोप से छुटकारा दिला सकती थी। जज साहब सब समझ चुके थे, लेकिन फैसला सबूतों के आधार पर ही सुनाना था। पुलिस की छानबीन में अनेक खामियों का जिक्र था। गवाहों के बयान बदल चुके थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार न होने की बात कही गई थी। ऐसे बलात्कार न होने की बात कही गई थी। ऐसे चमत्कार तो मोहन जैसे जुल्म की दुनिया के ठेकेदार आसानी से करते ही है। सोनल की मौत का कारण बिजली का करंट लगना बताया गया था। करंट बरसात में कूलर की तार को छूने से लगा था। यह अकस्मात स्वाभाविक दुर्घटना का मामला बनता था। फैसले के बाद दोनों भाई बलात्कार और हत्या के आरोप से बरी हो चुके थे। सोनल का पति फैसले के बाद अदालत से अपने दोनों लड़कों का हाथ पकड़कर बाहर निकल रहा था। अब वो शराब छोड़ चुका था। दोनों लड़कों की जिम्मेदारी ने मानो उसे अब बाप बना दिया हो। ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाने की न उसमें इच्छा थी न ताकत। आज समाज में कितनी ही मजबूर सोनल है जिनका शोषण, यौन उत्पीड़न हो रहा है, यहां तक कि उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ रही है। हमें साथ ये भी सोचना है कि मोहन जैसे पुरुष ऐसा विकृत रूप धारण न कर ले। इसलिए स्त्रियों को भी अपने ऊपर कुछ अंकुश लगाकर सजग रहना जरूरी है। यह सिलसिला आखिर कब तक चलेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है।